स्टेट ऑफ इकॉनमी अगर आपको समझना है तो ऐसे लोगों से समझना चाहिए जिनके पास डेली का नॉलेज है। डेली का नॉलेज का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जर्वेंट हैं, लगातार उन चीज़ों को देख रहे हैं और किसी न किसी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं। केवल बुक का नॉलेज कई बार काम नहीं आता है। तो आज हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो इकॉनमी में बहुत पैनी नज़र रखते हैं और सिर्फ देश की नहीं, दुनिया भर की चीज़ों को। ये समझना इस वक्त इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस वक्त अमेरिका की तरफ से इतने ज़्यादा प्रेशर्स हैं, चाइना अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है नए तरीके से, जियोपॉलिटिकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में इंडियन इकॉनमी कैसे प्लेस्ड है? क्या वाकई वो किसी मुश्किल में फंस गई है, फंस सकती है या नहीं? जैसे हमेशा अब तक चलती आई है वैसे ही चल रही है और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इन सारे विषयों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, शुभमय भट्टाचार्य जी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रैक्टिस हैं और साथ ही बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में कंसल्टिंग एडिटर भी हैं। शुभमय सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार। और मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता था कि अगर आपको डेली पल्स चाहिए तो ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो प्रोजेक्ट से जुड़ा हो, डेली काम करता हो, केवल किताबें न पढ़ी हों। तो आप उनमें से एक हैं। ये तो जिसे कहते हैं, अगर दिल को खुश करने वाली बात हो ना तो नीरज जी के पास आ जाओ, नीरज जी खुश करवा देंगे अपने बारे में बोल। मैं हमेशा सच्ची तारीफ करता हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा शुभमय जी से बात की जाए। तो चलिए हम लोग सीधे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लेंस से इस वक्त इंडियन इकॉनमी, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, किस स्टेज से गुजर रही है? क्या आपको कैसी लग रही है? नीरज, मज़ेदार बात यह है कि हमारी आर्थिक मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो कई समय, ज़्यादातर समय कुछ गलती कुछ सही इस दौर से चलता रहता है। और अगर हम देखें तो 1991 से अगर हम देखें तो कुछ ही दौर ऐसा है जब हम सही दिशाएं ज़्यादातर लिए हैं, गलतियां कम किए हैं। इस दौरान अगर फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से देखो, और मैं पहले ही टेक्निकल नाम में आ गया फिस्कल पॉलिसी, पर अगर मैं बोलूँ आर्थिक मैनेजमेंट की अगर मैं दिशा देखूं तो मैं सच में मानना पड़ेगा कि ये सरकार गिरते पटकते वगैरह सही जगह पे आ चुके हैं। और उसका नतीजा, जैसे आप मार्केट की तरफ कह रहे थे, मार्केट में जो खासकर बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि वो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे अच्छी तरह पैनी नज़र रखते हैं इकोनॉमी के ऊपर। शेयर मार्केट्स की बात अलग रहती है। बॉन्ड मार्केट में भारत की जो पेपर्स है, भारत की जो डेट है, भारत की जो मैट्रिक्स है, वो सब के ऊपर इनका पॉइंट है कि भारत सही कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर उस तरह से इकोनॉमिक मैनेजमेंट का अगर मोटा हिसाब लिया जाए तो सच में सही कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि जब हम लोग सब कुछ करते हुए सही जगह पे मोर और लेस आ चुके हैं, हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज के सामने आ गया है वो ये है कि दुनिया का जो आर्थिक मैनेजमेंट मॉडल्स हैं, खासकर दुनिया में यूएसए और चाइना, इन दोनों देशों का, कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन का भी, उनका जो रवैया है वो इतना पॉलिटिकल असमंजस्य, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, बहुत सारा कुछ और कुछ नेचुरल फिनोमेना की वजह से एक ऐसा प्रॉब्लम्स के दौरे में आ चुके हैं कि उसके भीतर में आप चाहे बहुत ही अच्छे रहे हों बट फिर भी आपको शॉक लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यानी कि आप नाव सही चला रहे हैं लेकिन लगून में अगर चारों तरफ पत्थर हैं तो कई पॉसिबिलिटी है कि आपके जहाज़ के ऊपर कहीं ना कहीं से धक्का लग सकता है, लीक हो सकता है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त सामने आ चुके हैं क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, अगर हम समुद्र की दृष्टि से देखें कि एक जहाज़ जा रहा है, इट्स अ वेरी रॉकी पैसेज जिसके अंदर से जा रहे हैं। सो यू कैन ओनली डू व्हाट यू कैन डू इज़ यू जस्ट इंश्योर कि आपका खुद का स्टीयरिंग इज़ इन कंट्रोल, बट यू कैन नॉट बी श्योर कि ये स्टीयरिंग कंट्रोल होने के बावजूद भी सही मुकाम पे, डेस्टिनेशन पे आप पहुँचेंगे। शुभमय सर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि यूएस की अपनी प्रॉब्लम है, वहाँ पे इतना डेट हो गया है,
130-40% टू जीडीपी। चाइना में भी बहुत सारे रियल एस्टेट की प्रॉब्लम आई, उसके बाद वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंडिया की अपनी इकोनॉमी में ठीक काम हो रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ रेट 6% पे भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि 6 भी आएगी कि नहीं आएगी FY25 में। तो क्या हमारी अंदरूनी दिक्कतें भी हैं क्या? तो भारत में मोटा मोटी ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा है उसमें हमेशा एक दुविधा रहता है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे करेक्शंस जीडीपी के जो डेटा आते हैं वो डेटा कई वजह से जब तक सही डेटा में मिलता है 2-3 साल निकल जाता है। इसलिए हम जब जीडीपी के जो आंकड़े करंट ईयर्स के जो जीडीपी, पिछले साल के जीडीपी, इनके जो फिगर्स लेकर हम चलते हैं वो कई बारी एक्चुअल से काफ़ी हटके होते हैं। और कितना हटके होते हैं? करीब कुछ साल ऑलमोस्ट 1% फ़र्क, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट का फ़र्क लेके चलते हैं। अभी 23-24 का देख लीजिए, उसका जीडीपी का डेटा अभी दिखा रहा है इट इज़ 8.2, जबकि वो साल शुरू हुआ था 7% से। तो 7% और 8.2 में बहुत फ़र्क है। तो उस वक्त सरकार की जो रवैया थी, सरकार या आरबीआई के जो रवैया थे, उसके असेसमेंट में फॉर एन इकॉनमी जो 8.2% पे चल रहा है और इकॉनमी जो 7% में चल रहा है, उसका असेसमेंट में अलग आएगा। आप रोगी का टेम्परेचर नाप रहे हैं, टेम्परेचर अगर 99 है या 102 है तो दोनों में तो बहुत फ़र्क आता है ना, आप क्या दवा देंगे। तो एक तो ये चीज़ है। अभी इस साल भी सेम प्रॉब्लम आएगा इंडियन इकोनॉमी में कि हमारे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, नापने के हमारे जो ज़रिया है, वो अभी भी जो जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी बदल रहा है उनको सही मायने में ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं। और इसका वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे पास ये नहीं कि साधन नहीं है, बट इसको मैं इनर्शिया भी कहूँगा और कुछ हद तक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट की भी बात करूँगा। फॉर इंस्टेंस हमारे पास हर महीने में, जैसे कल भी निकला है जीएसटी के डेटा, जीएसटी का जो डेटा है वो बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है इकोनॉमी में क्या कंडीशन है। जीएसटी का डेटा को टैग यूज़ करके जीडीपी ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पे बनाया जा सकता है, लेकिन जीएसटी का डेटा उसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, इन सारी डिसीशंस इतने दिनों से लंबित हैं कि हम उस डेटा को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हमको इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छा खबर देंगे, उनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की जो डेटा है, जो क्वार्टर बाय क्वार्टर डेटा है, और आप तो बहुत सालों से आप इसको ही देखते हुए आ रहे हैं, आईआईपी के बेसिस पे जो डेटा आता है हर क्वार्टर का, क्योंकि वो सिर्फ आईआईपी का ही डेटा होता है, उस डेटा को काफ़ी इतना उसमें वीकनेसेस हैं कि वो डेटा से कोई ठोस असेसमेंट हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स के बेसिस पे अपने मॉनेटरी पॉलिसी सेट करते हैं और फिर कहते हैं कि जीडीपी का हमने ये डेटा हमने देखा है। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का हाल देखने के लिए अगर हम सिर्फ जीडीपी का डेटा अगर हम देखें तो शुरुआत का प्रॉब्लम वहीं पे आ जाता है। एक और चीज़ जिसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है और जिसका मैं बहुत बार इस्तेमाल करने की बात करता हूँ, वो है पावर सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजम्पशन हो रहा है, ये साफ बताता है कि इकोनॉमी में मंदी आ रही है या फ्लैट है या ग्रोथ का माहौल दिख रहा है। सीजनल फैक्टर्स जो है, जैसे गर्मियों में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, जैसे ही ठंडक मौसम आता है इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाता है, उन सब चीज़ों को हटा के इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेंड डेटा आराम से जीडीपी का एक बहुत अच्छा अर्ली इंडिकेटर दे सकता है इकोनॉमी कैसे चल रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है। वो जब आईआईपी में उसका शामिल किया जाएगा उसके बाद वो फिगर्स को इस्तेमाल कर जाएगा, लेकिन डेली पावर कंजम्पशन का जो डेटा जो हमारे ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया पहुंचाते हैं, सबके सामने है, अवेलेबल है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लेके आए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का डेटा लाइव है, आपके पास डेली कंजम्पशन हो सकता है। जीडीपी का जीएसटी का डेटा आपके पास मंथली आ रहा है। एक और डेटा है फ्यूल सेल का,
पेट्रोल डीजल कितना बिकता है, गैस कितनी बिकती है, सीएनजी पीएनजी कितनी है, तो मतलब पंप पे ही काउंट हो रहा है ना, उसमें तो सब कुछ ऑटोमेटेड है, आप कुछ छिपा नहीं सकते उसमें, ये डेटा आपके पास एकदम लाइव आ रहा है। फिर भी क्या लेथार्जीपन है या हम उसको देख नहीं पाते हैं और डेटा काउंटिंग में गड़बड़ी है? एक पार्ट ये है जो आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक दूसरा मैं इससे जोड़ के सवाल रख रहा हूँ, पिछले 10, 15, 20 सालों से, मतलब अब कोई ये ना कहे कि मोदी जी की सरकार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और पीछे चले जाइए आप 20 साल का डेटा ले लीजिए, हमारी जीडीपी 7% पे अटकती है। 7% हमारे लिए मतलब एकदम पीक का होता है। आप 20 साल का एवरेज देखिए, एक आध क्वार्टर में या किसी एक साल में आपको ब्लिप दिखता है, वो शायद उस दौर में दिखेगा जब फ़ोन बैंकिंग बहुत चलती थी ना, कि खूब सारे लोन बांट दिए गए तो अचानक से ग्रोथ आ गई, बाद में बैलेंस शीट खराब हुई। लेकिन 7% पे हमारी जीडीपी अटकती है, क्यों? तो अगर हम हमारे जीडीपी का देखें, हमारे जीडीपी का, अगर हम जीडीपी पर बात ना करें, बहुत देर तक हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, लोग बोर हो जाएंगे। अगर हम देखें हमारे इस देश में ज़्यादातर लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे देश के ज़्यादातर लोग या तो सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, रूरल सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में तब भी कम था, आज भी कम है। अभी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनफैक्ट पिछले कई सालों में 16% से उतरकर ऑफ द टोटल जीडीपी 14% पे आ गया है। हालांकि हम इस पर बहुत सारी टिप्पणी है कि इसको 25% पे लिया जाएगा अगर, खैर वो बात अलग है। तो 14%, यानी कि ज़्यादातर लोगों का दिनचर्या चलता है या तो एग्रीकल्चर सेक्टर से, रूरल डेवलपमेंट से, या नहीं तो सर्विसेज सेक्टर पे, अगर शहरी क्षेत्र में अगर है। तो एसेंशियली अगर हम ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो इन्हीं दोनों सेक्टर से ही जितने पुश आएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर से या सर्विसेज सेक्टर से। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा पुश हमारा किससे आता है? मॉनसून से। तो आज से करीब 50 साल पहले मीनू मसानी ने लिखा था, इंडियन इकोनॉमी इज़ अ गैम्बल विद मॉनसून। तो वो उस ज़माने में भी सही था, आज भी है। इकोनॉमिक सर्वे का आप हर समय पहला पन्ना में, पहला पैराग्राफ में यही रहता है कि इंडियन इकोनॉमी दिस ईयर विल डू वेल बिकॉज द मॉनसून्स हैव बिहेव्ड नाइसली, या मॉनसून हैव बिहेव्ड एराटिकली, सो इंडियन इकोनॉमी फेसेस ए रिस्क। तो ये तो रही पहली बात। तो ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें कितना पुश मिलता है? तो टोटल 7% का करीब 2 या 2.5% का मोर और लेस ग्रोथ हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। बाकी 3% हमें मिलता है सर्विसेज सेक्टर से। सर्विसेज सेक्टर में बड़ा चीज़ कौन सा है? बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रेड, टूरिज्म, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीज़ें इसका ज़्यादा 3 पहलू है। तो इसके से अराउंड 3%, तो 2 और 3, 5 तो आप यहाँ के आगे। बाकी आपको मिलते हैं जो क्या ऊपर में भगवान दिखता है, तो वो 2% मैन्युफैक्चरिंग। तो जिस साल मैन्युफैक्चरिंग में जैसे अगर कुछ उछाल आया, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ या कारें ज़्यादा बिकी, तो वो फिर 2% से 2.5% हो गया, तो 7 से 7.5% गया। जिस साल नहीं हुआ वो 6.5 या 7% पे रह गया। तो कुल हमारा ये जो मोटा मोटी इकोनॉमी का ये जो स्प्रेड है, ये सरकार अच्छे आए या सरकार बुरे आए, मोर और लेस ये 7 का आंकड़ा कहीं नहीं जाता है। तो ये जो 7 पे गाड़ी हमारी अटकती है विकास दर की, क्या इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है? कुछ बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है जो इर्रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 7 का जो जिंक्स है वो टूट नहीं रहा है। और अगर आप $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं तो ये 5 और 6 से तो नहीं होगा। नहीं, तो बात वही है। तो फिर हम तीनों का देखें अलग अलग किस तरह से आता है। सर्विसेज सेक्टर को अलग रखते हैं कि उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। एग्रीकल्चर में हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, दुनिया के सबसे अच्छे जिसे कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं हमारे पास। लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी को भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, आज तक 70 साल में, इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ इनमें से सबसे छोटा टर्म एक आया था एक चीफ प्राइम मिनिस्टर का, वो थे चौधरी चरण सिंह। शायद उन्होंने ही पहली बार और लास्ट बार ही देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो सकता है।
ना उनके आगे ना उनके पीछे किसी ने एग्रीकल्चर में क्या मूलभूत सुधार होनी चाहिए इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। और आप कहेंगे कैसे, ये कैसे हो सकता है? हर बजट में वित्त मंत्री इतनी लंबे लंबे वो किसानों के लिए किसानों के योजनाएं। लिए योजनाएं होती हैं। योजनाओं का मोर और लेस ये सारी योजनाएं वो होते हैं कि हर साल इनके खाना पूर्ति करना होता है। आप देखिए, फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडेड क्रॉप्स को लाने के लिए अगर करना है एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर जैसे किसान भी बिजनेसमैन जैसा है, वो भी देखेगा ना कि कई सालों का आप क्या प्लान दे रहे हैं। कई सालों का प्लान अगर दे रहे हैं, जैसे आप दोनों का बिहार से दोनों का लिंकेज है, तो एक बिहार का जो फार्मर है उसको अगर साल का अगर पता चले कि मेज़ कॉर्न की जो खेती आजकल वहाँ पे काफ़ी चल रही है, उसका एक मॉडल औसतन उसका एक क्या प्लान रहेगा, कितना प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ उसका इवैक्यूएशन में क्या प्लान हो सकता है। एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर की कृषि वहीं पे उस जगह पे ही कुछ करना है। आप रेलवेज से उस क्रॉप को लाने की इस्तेमाल व्यवस्था कीजिए, साइलोज बनाइए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टमिक होना चाहिए कि ये साइलो सिर्फ उसी क्रॉप के लिए होगा। ये नहीं कि साइलो कोल्ड स्टोरेज जो है वो सिर्फ उसी बहुत सारे क्रॉप्स के लिए हो जाएंगे, कभी बनेंगे कभी नहीं बनेंगे, उस तरह से नहीं चलता है। कृषि कानून लाया था, लाने नहीं दिया गया। नहीं, कृषि कानून अलग चीज़ है। कृषि कानून का मैं बाद में करता हूँ। आप अगर देखें कि कृषि क्षेत्र में लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो बात है, वो हमने 1925 साल में एक इंस्टीट्यूट बनाया था पूसा में। पूसा का भी नाम आपको पता है कि किस लिए पूसा आया था। एनीवे, तो वो पूसा में बना था। उसके बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाने की प्लान थी, कुछ बने भी, लेकिन उनमें से एक सिर्फ हमारे जो वीट का जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हम लोग ले आए, उसके सिवाय ज़्यादातर चीज़ें हम लोग लाए नहीं। क्यों नहीं लाए? क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के माध्यम से फार्मर को ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा और उस प्रोडक्शन के साथ साथ उसका प्रोडक्शन मार्केट में पहुंचेगा। ये जो क्रैकिंग ऑफ द ये जो एक जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी को समझने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मर के लिए वाह हमने क्या कर दिया, ये सोचने से नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी लिंक्ड टू द मार्केट। फार्मिंग का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में लाए थे डॉक्टर कुरियन, अमूल दूध में। वो तो फार्म में बैठ के वो तो दूध ये धोने नहीं गए थे, लेकिन वो एज साइंटिस्ट वो समझे थे फ्रॉम दूध दोहने से लेकर साबरकांठा के उस ज़िले से, बनासकांठा के उस ज़िले से लेकर अप टू दिल्ली के हर मदर डेयरी प्लांट तक लाने के लिए क्या प्रोसेस होने चाहिए, उन्होंने किया था। उसी तरह से सो दैट मीन्स उस सारी चीज़ों में एक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस को देखना पड़ेगा। वो सीक्वेंस को हमने ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए हमने सोचा नहीं। कॉर्न के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये वेजिटेबल्स जो हैं। आप एक चीज़ देखिए, हर शहर में हम कहते हैं जैसे ही किसी भी महीने में वेजिटेबल्स का दाम भागता रहता है और हम कहते हैं ये क्या हो रहा है। वेजिटेबल्स शहर के साइड में होंगे, वेजिटेबल्स दूर दराज के गांव में नहीं होंगे, लेकिन शहरों के साइड में वेजिटेबल्स का अगर क्रॉपिंग किया जाएगा तो उसके लिए जो एग्रीकल्चरल सिस्टम होनी चाहिए, वो एग्रीकल्चरल सिस्टम इज़ ईजी टू थिंक बट हैज़ टू बी ऑन हाईली कमर्शियल बेसिस। अगर वो कमर्शियल बेसिस पे किया जाएगा तो वेजिटेबल्स भी अपने आप आएंगे। अब भी मज़ेदार चीज़ ये है कि हमारी सबसे एल्यूवियल जगह बिहार, यूपी, जहाँ की सब्जियाँ प्रसिद्ध है, वो सब्जियाँ किसी को नहीं मिलती हैं। भारत के ज़्यादातर टॉप सब्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट। क्योंकि वहाँ पे आईआईटी वगैरह के स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स पहुँच के उन जगहों पे उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए हैं कि वो क्रॉप्स अभी हमारे टेबल्स पे आते हैं, बजाय यूपी से ये बिहार से आने के बदले में। जो टमाटर आप खाते हैं वो कर्नाटक का होता है, बहुत बिल्कुल बड़ा। आपके पास जो ये क्यूकम्बर आता है, खीरा,
वो कहाँ से आता है? वो वहीं से आता है, जुकीनी। हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो हम लोग प्रोड्यूस, तो ये दिस इज़ व्हाट डज इट शो कि एसेंशियली क्रॉप्स को बढ़ाने का जो सोचना चाहिए था, दैट मीन्स दैट सोच में गड़बड़ थी। इसलिए वो प्रोडक्शन उन स्टेट्स में चले गए जहाँ पे सोच नहीं था, लेकिन कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं था, और इसलिए वो जगह इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स बन गए हैं। मज़ेदार बात ये है कि क्रॉप्स का अभी इतना ख़राब हालत हो गया है कि पंजाब जो वीट प्रोड्यूस कर रहा था, वो पंजाब का वीट अभी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं है, सही नहीं है। हम जो वीट प्रोड्यूस खाते हैं वो वीट आता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पानी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश हैज़ बीन एबल टू टर्न द एंटायर प्रोडक्शन सिस्टम अराउंड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा। ये तो मैंने कहा, अब हम लोगों ने एग्रीकल्चर और बहुत सारी ग्रोथ की, विकास की बात की है। अब इसी को हम दूसरे सेंस में समझें, कंजम्पशन पैटर्न को लेके भी एक बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने देखे हैं। मैं इसको थोड़ा नंबर में डालता हूँ जिससे कि आप मुझे जवाब दें। पिछले 5-6 सालों में जो डेटा हम लोगों को दिखा रहा है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ा है। जो बहुत फास्ट मूविंग कंजम्पशन है उसमें गति दिखी है, और उसके लिए लोगों ने लोन भी खूब लिया है। अब अगर लोन लेके आप कंज्यूम करें तो भी कंजम्पशन पैटर्न नहीं बढ़ रहा है, तो क्या ये मानना चाहिए कि हाउस होल्ड इनकम नहीं बढ़ रही है या वो गिरी है? एक्चुअली कोविड के बाद गिरी भी है, उसमें रिवाइवल नहीं है। एक पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट ये कि जब हम लोग इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं तो टोटलिटी में पूरे देश में एक अलग तरीके का रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है क्या पूरी इकोनॉमी में, जिसको हमको भी शायद इक्वलाइज होने में और 2-4-5 साल लगेंगे? नीरज, जब हम लोग जो सब्ज़ी की बात कर रहे थे ना, तो कंजम्पशन को समझने के लिए आपका पॉइंट बहुत सही है। ये अगर हम स्टेट वाइज देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिलेगा। इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि सदर्न इंडिया में अगर फूड बोल बन गया है, अगर वहाँ पे आईटी सेक्टर बढ़ गया है, बाकी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी वहीं पे भीड़ लगा रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे कंजम्पशन नहीं बढ़ा है। और डेटा सच में दिखा रहा है कि उन सारे स्टेट्स में कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सच में वहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन भारत का जनता का ज़्यादातर रहना कहाँ है? नॉर्दर्न इंडिया में। और नॉर्दर्न इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो था ही नहीं। अब एग्रीकल्चर में भी अगर इस तरह का डामाडोल आ रहा है तो निश्चित ही वहाँ पे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। तो कंजम्पशन, मैं आपका बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कंजम्पशन अगर नेशनल लेवल पे अगर देखें नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम सारे स्टेट्स को इकट्ठा करके देखने हैं। सब नेशनल लेवल पे अगर देखें तो वो और भी ख़तरनाक है कि सदर्न इंडियन स्टेट्स में कंजम्पशन बखूबी बढ़ रहा है। वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, सब्सटेंशियल इम्प्रूव हो रहे हैं, और नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में जो कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स है वो बदतर होते जा रहे हैं। ये है कंजम्पशन का, मैं मानता हूँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ये ज़्यादातर रिस्की एस्पेक्ट। ये नहीं कि देश में नहीं बढ़ रहा है, ओवरऑल नहीं बढ़ रहा है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप स्टेट लेवल का रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तमिलनाडु का हर इंडिकेटर्स आज उस स्टेट को वियतनाम से कंपेरेबल बना दिया है। आप आराम से आप कह सकते हैं कि वियतनाम का मोर और लेस लिविंग स्टैंडर्ड इज़ द सेम एज तमिलनाडु। तो आप तमिलनाडु का कंपैरिजन कैसे आप करेंगे स्टेट लाइक यूपी या इवन मध्य प्रदेश या राजस्थान? हरियाणा में डेवलपमेंट होता था, हरियाणा में भी मतलब इट्स स्लिपिंग अप, बट स्टिल हरियाणा इज़ वन ऑफ द रेयर स्टेट जो ठीक ठाक है। बंगाल की तो बात ही कुछ अलग है। तो दिस इज़ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आप जो बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन वीकनेस, मेरे हिसाब से कंजम्पशन वीकनेस अगर हम सब स्टेट लेवल में अगर देखें तो वो और भी ख़तरनाक चेहरा दिखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है इंटर स्टेट्स में। ये एक चिंता की बात होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। पॉलिटिकल लोगों के लिए भी बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है बिल्कुल कि रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है नॉर्थ और साउथ या अलग अलग राज्यों में। कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इसका क्या है, ये भी वजह है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादातर उन्हीं राज्यों में, उन्हीं शहरों में। अगर गाड़ी की कंपनी कोई लगनी है
तो वो चेन्नई के आसपास ही लगेगी, खरीदारी भी वहीं पुणे पे के होगी। आसपास लगेगी, आईटी है तो वो बेंगलोर, हैदराबाद या चेन्नई में ही जाएगी। ये क्यों होता है? और यही और तो आप जो कह रहे थे शुरुआत में, हम जिस सवाल को लेकर शुरू किए थे कि जीडीपी देश का इकोनॉमिक मैनेजमेंट का क्या, अगर हम देखें तो 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 ओवरऑल इकोनॉमी का अगर हम देखें तो इट इज़ सही तरीके से चल रहा है कि फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह अगर हम देखें, बट इंटरनल सब वन स्टेट टू अनदर कि ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस इतना ज़्यादा प्रचंड हो चुका है कि मुझे लगता है भारत में ये सबसे बड़ा, आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस और डिफ़िकल्टी का एक माहौल प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत कर रहा है। जिसलिए आप देख रहे हैं कि सदर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि उनके कि भाई हम डीलिमिटेशन का वगैरह वगैरह बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन स्टेट्स के इकोनॉमिक मैनेजमेंट मॉडल सच में कामयाब निकला है, सच में सही निकला है। एंड भारत में चूँकि विनर टेक्स ऑल, तो ओवरऑल हम नेशनल पिक्चर अगर देखें तो नेशनल पिक्चर में भी ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति अगर हम देखें तो सब नेशनल लेवल में एक निकलता है सीपीआई, कंजम्पशन का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल वाला जो इंडस्ट्रियल वर्कर का निकलता है, और एल एग्रीकल्चरल वर्कर्स का जो निकलता है। आप उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स का इन्फ्लेशन नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। क्यों? फिर से वही प्रॉब्लम कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशनल चीज़ें बहुत ख़राब हो चुका है। सदर्न इंडिया में एग्रीकल्चरल वर्कर्स, क्योंकि वो स्टेट वाइज आता है, आप अगर उसको देखेंगे तो आप देखेंगे सदर्न इंडिया में वो पिक्चर कहीं बेहतर है। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया सच में 7% रेट में भी वो बढ़ता जा रहा है। अगर एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन की ज़्यादा बेनिफिट्स आपको फिर वहीं जाएगी। और इधर के जो पूरे मैनेजमेंट, उस पर बहुत सारे वजह से उन स्टेट्स में वीकनेसेस बढ़ती जा रही है और लोगों में ये धारणा, मतलब ये इतना ज़्यादा वो डिफरेंस आ रहा है कि माइग्रेशनल इफेक्ट, बाकी सारे पॉपुलेशन की जो एसिमेट्री, सब कुछ आपको दिख रहा है। वो ये इसी चीज़ को दोहराता है। सुमन, इसमें बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात है। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी है मेरा, मैं पहले उसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं समझने के लिए आप लोग, जो कि आपको लगे बहुत बोरिंग गंभीर चर्चा हो रही, गंभीर नहीं, बहुत आसान चर्चा है ये। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं और कोई आदमी 20 रुपये कमाता है। आप 7% आपको भी अप्रेजल मिलेगा और 7% 20 वाले को भी मिलेगा। कभी ज़िंदगी में आप बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना गैप क्रिएट हो गया है। तो 20 वाले को कम से कम 25-30% का अप्रेजल कई सालों तक मिले तो शायद वो उसके करीब पहुंचेगा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं विनर्स टेक ऑल, क्योंकि वो जब उधर से ग्रोथ का नॉर्मल भी रखेंगे तो आपसे ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा वाइल्ड क्वेश्चन इसमें ये है कि क्यों नहीं वो स्टेट्स जहाँ पे अभी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ या वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही, वो लोग एक मिशन के तौर पे इसको लें कि मान लीजिए एलन मस्क टेस्ला की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वो एक आदमी उनके पीछे लगा दें कि सर आप हमारे यहाँ आइए और आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। कंपटीशन हो ही रहा है ना, कोई कह रहा तमिलनाडु में लगा लो, कोई कह रहा फडणवीस जी कह रहे महाराष्ट्र में लगाइए। तो यूपी वाले क्यों नहीं जाके कहते कि आप हमारे यहाँ लगाइए, आपको क्या चाहिए आप बताइए, यू नेम इट गिव इट। क्यों नहीं हो पाती? ये पॉलिटिकल विल की कमी है या कोई और वजह है जो फंसाती है? इकोनॉमिक पॉलिसी मॉडलिस्ट ये कहता है कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एक एग्जांपल काफ़ी दूर से मैं देता हूँ। आपको याद होगा आज से कई साल पहले 2008-9 में टाटा आए थे बंगाल में सिंगूर में लगाने के लिए। तो टाटा के उन लोगों से मेरी उस वक्त बात हुई थी कि आप सिंगूर ही क्यों, क्योंकि सिंगूर तो कलकत्ते के पास है, सिंगूर बड़े रास्ते के ऊपर है, सिंगूर में फसल रिच प्रोडक्शन सेंटर है पोटैटो प्रोडक्शन का, तो आप वहीं पे क्यों लगा रहे थे, आप दूर क्यों नहीं जा रहे थे? तो वो कह रहे थे कि भाई साहब बात ये है कि ठीक जिस वजह से वो जगह फार्मर के लिए अच्छा है, ठीक उसी लिए इंडस्ट्री के लिए भी वो जगह अच्छा है। उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से मिलता है, पानी अच्छी तरह है, पानी जल्दी मिल जाता है,
लोगों को कलकत्ते से अगर लाना है प्रोडक्शन काम के लिए, वो शहर पास में है, तो हर मायने में इसलिए वो जगह सही था और इसलिए हम वहाँ पे प्रोडक्शन लगाना चाहते थे। जल ज़मीन जंगल माहौल करके बंगाल का काफ़ी बॉर्डर में, बंगाल बिहार के बॉर्डर में जंगल माहौल है, जहाँ पे नक्सली आदिवासी वगैरह का एक बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है। उस जगह पे हम इसलिए नहीं जाते हैं कि उस जगह पे लगाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होगा कि वो प्रोडक्शन हमारे लिए सही नहीं बैठेगा। तो टेस्ला का फैक्ट्री ठीक जिस वजह से बाकी सारे कंपनियां भी महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में लगाना चाहते हैं, ठीक उसी वजह से वो वहाँ भी फिर से लगाना चाहेंगे। उनको अगर बोला जाए कि हम उत्तर प्रदेश में ले जाके लगाओ या बिहार में एक जगह पे ले जाके लगाओ, तो वो लैंड और लेबर का इतना ज़्यादा झमेला है कि उसमें वो जाके कर नहीं पाएंगे। और आपको अगर लगे कि नहीं फिर भी हो सकता है, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। भारत सरकार ने 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं। एक शुरुआत दोनों ही लुधियाना से शुरू होता है, एक बंगाल की तरफ जाता है, एक महाराष्ट्र की तरफ जाता है। 2837 किलोमीटर का इस कॉरिडोर में लुधियाना से जो बंगाल की तरफ जाता है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होता है पता? सोनमार्ग का नाम आपने नहीं सुना होगा। बिहार में ये गया के पास एक छोटा सा एक स्टेशन है, वहाँ पे जाके ये लाइन ख़त्म हो गया है। 500 किलोमीटर दूर बंगाल है। वो रास्ता उसको मिला नहीं, भारत सरकार को मिला नहीं, ज़मीन नहीं मिला कि वो लाइन एक्स्ट्रा ट्रेन लाइन वहाँ से को चल के 500 किलोमीटर 580 किलोमीटर के करीब है, मैंने उस पर लिखा भी है। वो लाइन आज तक नहीं बना है। 2009 से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और फाइनली भारत सरकार ने मान लिया है कि हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज़ कंप्लीट एट सोनमार्ग। लुधियाना में शुरू होता है, सोनमार्ग में ख़त्म होता है। अब लुधियाना से सोनमार्ग के बीच में उस कॉरिडोर से ले जाना था कोयला, उस कॉरिडोर से ले जाना था बंगाल की तरफ से इंडस्ट्रियल गुड्स, बिहार के प्रोसेस्ड फूड्स ले जाना था। वो वहाँ से कौन सा चीज़ ले जाएगा और कहाँ पे पहुँचाएगा? जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो दूसरा आर्म है, जो लुधियाना से शुरू होकर बॉम्बे तक जाता है, उसमें भी थोड़ी सी अड़चन है, लेकिन वो सिर्फ बॉम्बे शहर में, क्योंकि वो ये बोरीवली के वहाँ से वो ट्रेन आता है, लाइन आता है, एक्स्ट्रा लाइन, और उसके बाद वो बॉम्बे के चारों तरफ से कट करके उसको JNPT में पहुँचना है। तो 140 किलोमीटर का एक उसमें प्रॉब्लम है। वो मोरलेस सेटल हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो अभी उसको डेंस कॉरिडोर मिल रहा है, तो वो कॉरिडोर मोरलेस कंप्लीट है। लेकिन ये कॉरिडोर कहाँ से कहाँ गया? और ये बात कम पैसे की बात नहीं है। ये कॉरिडोर भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। 81,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है। इसमें जापान गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक दोनों ने इसमें पैसे लगाए हैं। इस प्रोजेक्ट का हिसाब था कि 2017 से इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अराउंड 225 करोड़ रुपए का आना शुरू होगा। बाय 2018 से इट विल राइज अप टू समथिंग लाइक 380 करोड़ के करीब। हम 2024-25 में बैठे हैं, एक पैसे का भी उसमें से रेट ऑफ रिटर्न नहीं आया है, क्योंकि वो कॉरिडोर, वो ट्रेन लाइन वहीं पे जाके खड़े हुए हैं। और ये किसी को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर ट्रेन में बैठे, दिल्ली से निकले या पंजाब से निकले, और अगर ट्रेन से अगर बिहार की तरफ जा रहे हैं, बंगाल की तरफ जाने हैं, तो उनको वो लाइन दिखेगा। वो लाइन चल रहा है, पैरेलल चलता है वो लाइन, और अचानक जाके वो लाइन गायब हो जाता है। वो लाइन गायब होता है जहाँ पे वो गंगा टर्न करता है पटना से निकल के टुवर्ड्स गया की तरफ, वो लाइन वहीं पे जाके गायब हो जाता है। नेचुरली कि वही लाइन वहीं पे ख़त्म है। तो इन्वेस्टमेंट तो वो चीज़ देखकर कौन सा टेस्ला और कौन सा लॉकहीड मार्टिन आके उस जगह पे इन्वेस्टमेंट लगाएंगे? वो कहेंगे अब तो खुद नहीं कर पाए इन्वेस्टमेंट, तो हमको आप क्या बता रहे हैं कि हम आपको कर देंगे। एक्चुअली बहुत छोटी क्या मतलब उन लोगों के लिए बड़ी होंगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये इसको हल करना इतना कठिन क्यों। कल मैं शायद किसी अखबार में पढ़ रहा था, पता नहीं वो, आई एम नॉट श्योर कि वो इतनी सच भी होगी, कि एक शायद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से बीच में एक बंगला आ गया है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह से वो रुका हुआ है। वो छोटा सा चीज़ है। और तो आप ये बताइए, तो उस पार्ट ऑफ द रीजन, मतलब ये जो तीनों का जो, और खासकर इंडिया के डेवलपमेंट स्टोरी का चैलेंज कुल मिलाकर ईस्टर्न यूपी, बिहार, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा और बंगाल, यही है भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट चैलेंज। और इस चैलेंज को फ्रैंकली सॉल्व करने का, हल करने का बहुत ज़्यादा हमारे पास, मतलब
शुरुआत में कुछ कर सकते थे, बट विजिबल सॉल्यूशन नहीं दिखा। विजिबल सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, तो लोगों ने अपना विजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली से पटना जाने के लिए छठ के समय में, होली के समय में बहुत मुश्किल रहती है, रश मैसिव हो जाता है, तो लोगों ने अपना सोल्यूशन निकाल लिया है। एयर कंडीशन बस दिल्ली से निकलता है, एकदम फटाफट पहुंच जाता है बिहार में, सही टाइम पे सही जगह पे, और लोग बड़े खुशी होकर जाते हैं। उस बसों में मैंने भी ट्रैवल किया है, बहुत डिस्कम्फर्ट नहीं है, टाइमली जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर धक्का, अगर उनको अगर फ्रीडम दिया जाता कि भाई आप कीजिए, तो शायद कुछ हो सकता था। बट अभी अगर जैसे आप कह रहे हैं कि बाहर के प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैसे टेस्ला या किसी को लाया जाए और उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने जाए, तो मैं कहूँगा सबसे पहले हम अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करने देखें। वो इन्वेस्टमेंट अगर सक्सेसफुल होगा तो तब जाके होगा। वैसे आपको मैं बता दूँ, मैंने अभी एक लेख लिखा था, फ्लाइंग ओवर द गंगा, यानी कि गंगा रीजन के ऊपर बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। हम ट्रेन लाइन तो बढ़ा नहीं पाए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है एयरपोर्ट्स का कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स जैसे जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, उधर बिहटा एयरपोर्ट, कुशीनगर, बिहटा एयरपोर्ट, दरभंगा, और उधर बंगाल में जाके अंडाल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट्स मुझे भरोसा है कि दे विल बिकम सक्सेसफुल नोड्स। ऑलरेडी इन एयरपोर्ट्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी भी, जैसे अंडाल कलकत्ता के पास है, सिर्फ हर रोज़ उसमें से 16 फ्लाइट निकलता है। दरभंगा एयरपोर्ट इतना पॉपुलर हो चुका है कि पटना का ट्रैफिक वहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है दरभंगा एयरपोर्ट में, ये मैं खुद देख चुका हूँ। तो ये तो इजी भी है मेरे ख्याल और में। ये इजी भी है, और पूरे देश का नागरिक वाला जो स्कीम है, मुझे उस स्कीम पे ऊपर भरोसा है कि वो, उसमें सब्सिडी है, उसमें पैसा इधर उधर खर्च होता है, बट कुल मिलाकर वो सक्सेसफुल प्लान है काफ़ी हद तक। एकदम लोएस्ट कैटेगरी के नहीं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लोग भी 2,500 रुपये का जो फ्लाइट वाला जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। और इसीलिए वो एयरपोर्ट्स इतना ज़्यादा एक अट्रैक्शन ला चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट और जैसे हिंदन एयरपोर्ट दिल्ली का इंटरलैंड को खोल रहा है जी, बहुत ज़्यादा इस इलाके में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत जल्दी आप देखेंगे इन एयरपोर्ट्स की वजह से। तो आई एम होपफुल कि इन सारे इंसेंटिव, इन सारे स्कीम्स बहुत दिनों बाद ये एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्लान्स आए हैं और ये काम आएंगे। हम क्योंकि अगर देखा जाए प्लेनली ट्रेन ट्रैवल इज़ द चीपेस्ट, होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए तो हमने वो कुंभ में देख लिया कि 18 जने का वहीं पे चले गए। अब नहीं ये चीप ट्रेन वाला तो इसलिए आप किसी दिन अजमेरी गेट के साइड से वो ट्रेन में आप 16 नंबर जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है फॉर दिल्ली के से सबसे फास्टेस्ट निकलने वाली ट्रेन, राजधानी दुरंतो उनके लिए है। कायदा ये है कि अजमेरी गेट साइड से आप ट्रेन से, आप गाड़ी से आएंगे और उतर के फटाफट, आपको कोई पोर्टर वोटर की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप जाएंगे ट्रेन के अंदर। लेकिन कोई अगर किसी दिन जाके दिखा दे कि उस भीड़ में से, ट्रैफिक में से गाड़ी निकाल के उसमें जाने का, तो पब्लिक्स, तो गवर्नमेंट का मंशा बहुत कुछ रहता है। मेरा कहना ये है कि इंडिया में मैं होपफुल हूँ कि जिस तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर शिफ्ट कर गया है सदर्न इंडिया में, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की जो आप बहुत बड़ी बात, आप जो सवाल ला रहे थे, वो जब सॉल्व हो जाएगा, और मुझे वो सॉल्व होता हुआ अभी दिख रहा है नॉर्दर्न इंडिया में, एंड जैसे ही वो सॉल्व होगा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डायनामिज्म इस क्षेत्र में नज़र आएगा। मैं इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करूँ, क्योंकि यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट्स बने, खूब सारे एयरपोर्ट्स बने हैं। तो मुंबई से लखनऊ जब मैं जाता था पहले, तो आधी फ्लाइट लगभग खाली होती थी। आज की तारीख में, आप आज की तारीख मतलब कि आज से 4-5 साल पहले से आप देखिए, एक भी फ्लाइट किसी भी में कोई सीट आपको खाली नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो ट्रैफिक तो है, ये नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता कि साहब ट्रैफिक नहीं है, उतने पैसेंजर नहीं, तो फ्लाइट उड़ी कैसे। किसी भी शहर के लिए आप बुक करके देखिए, आपको टिकट से समझ में आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे है। तो वो एक बहुत बड़ा आएगा। और इससे क्या होगा कि फूड प्रोसेसिंग का जो एक बहुत बड़ा स्कोप है, वो स्कोप खुलेगा। मुझे लगता है कि भारत में डेवलपमेंट की जो बहुत सारी जो करिया छोटे चीज़ों में बिखरे हुए थे, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, वो अभी पास में आ रहे हैं। मतलब उनके कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, और जैसे इस्टेब्लिश्ड हो रहा है उनसे बहुत ज़्यादा इंडिया में एक
ग्रोथ का जो इम्पल्स है वो इनसे इस मिलेगा। स्टोरी में एक विलन है सर। एग्रीकल्चर की हम लोगों ने बात की कि कैसे शिफ्ट हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कैसे बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। इसमें एक विलन आ गया इस स्टोरी में, क्योंकि इस सब का उद्देश्य है ग्रोथ और लोगों को काम मिले, हर हाथ को काम मिले ना। उसमें एक चीज़ आ गई, एआई, रोबोटिक्स, एमएल। सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या स्टडीज़ ये कहती हैं, और जो भारत की बहुत बड़ी समस्या है कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा, ये मैं इससे थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ। रोज़गार तो है, क्वालिटी रोज़गार नहीं है। नौकरी सबको मिल जाएगी अगर आप ढूंढो तो, लेकिन आप जितने पैसे की चाहते हो शायद वो नहीं मिलेगी। आप अगर योग्य हो, इंजीनियर हो, आपको लगता है कि आपकी इनिशियल सैलरी 30-35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये होनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। हो सकता है 15-20 की मिले। ये शायद और गंभीर होगी जैसे जैसे एआई बढ़ेगी, जैसे जैसे रोबोटिक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एमएल का इस्तेमाल होगा। क्योंकि हम खुद एआई का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जब रिसर्च करते हैं मार्केट की फंडामेंटल, तो हमें रिसर्चर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक रिसर्च एआई विद इन सेकेंड करके दे देता है, उसके ऊपर आप टॉपअप कर लेते हैं। गाड़ियाँ रोबोटिक्स से बन रही हैं, मेडिकल सेगमेंट में रोबोटिक्स आ गया है, मशीन लर्निंग से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। ऐसे में ये जो हमारी इतनी बड़ी डिविडेंड हम लोग डेमोग्राफी के लेना चाहते हैं, पॉसिबल होगा ही। होगा, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तो करीब ना हो चुका है बहुत दिनों से। तो इसलिए जो शिफ्ट होगा, जो जितने सारे लोग हटाए जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग से, उनका तादाद ही बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सेसिवली कैपिटल इंटेंसिव है। इसलिए उसमें मुझे नहीं लगता है चेंजेस आएंगे, इफेक्ट आएंगे, नेगेटिविटी आएगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आएगा उसके। लेकिन मुझे नहीं लगता है ऑन मतलब लार्ज नंबर्स के हिसाब से अगर हम हिसाब करें तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। फ़र्क इनफैक्ट मुझे लगता है जिस चीज़ का मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ता है तो छोटे बिजनेस का जो माहौल जो बढ़ रहा है, जो बढ़ सकता है और जिसकी बहुत सारी कमियां हैं। फॉर इंस्टेंस गुरुग्राम में आप अगर प्लम्बर का अगर आप आज ढूंढें तो उस प्लम्बर का इतना खर्चा आपको देना पड़ेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि मैं न्यूयॉर्क शहर में इससे कम खर्च में प्लम्बर ला सकता हूँ। और सच में हमने ये स्टडी किया था कि पीपीपी हिसाब से गुरुग्राम में क्वालिफाइड प्लम्बर का कॉस्ट न्यूयॉर्क शहर से कम ज़्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि वो स्किल एसिमेट्री। लेकिन प्लम्बर्स ये नहीं कि भारत में नहीं है। हम जिन राज्यों की बात करें उन राज्यों में क्वालिफाइड प्लम्बर्स हैं, वो आके काम भी कर सकते हैं। लेकिन काम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज वही की कनेक्टिविटी वाला प्रॉब्लम। हमारे ज़्यादातर जगहों पे लोगों को काम ना मिलने का वजह एआई नहीं है, काम इसलिए है क्योंकि उनको जाने का साधन नहीं है। हमारे शहर एक अजीब तरीके से बने होते हैं कि हमारे शहरों में अमीर लोग शहर के अंदर रहते हैं और गरीब लोग बाहर रहते हैं। तो बाहर से उसको आने में तो खर्च लगेगा ही। बिल्कुल। शहर एक्चुअली होना चाहिए रिवर्स साइड, कि गरीब जो लोग होते हैं वो शहर के सेंट्रल में रहे और जो पैसे वाले हैं वो सुबर्ब्स में रहे, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है ट्रैवल करने का। हमारा तो उल्टा है। तो ये चीज़ों को सेटल तभी हो सकता है जब वही कनेक्टिविटी गाज़ियाबाद से या बॉम्बे के थाने से मुंबई तक आने के लिए या सिकंदराबाद से हैदराबाद तक आने के लिए कनेक्टिविटी जब बढ़ रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और इसके ऊपर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि कुछ सालों तक कम से कम ये जो कनेक्टिविटी का जो स्टोरी हमारे इंडिया में बन रहा है वो सही गलत तरीके से, कॉस्टली, लो कॉस्ट, आप बहुत सारे इस पे सवाल कर सकते हैं। लेकिन कनेक्टिविटी जो बढ़ रहा है ये हमें एक बहुत बड़ा डिविडेंड देगा जो न्यूट्रलाइज करेगा एआई वगैरह का इफेक्ट। क्योंकि जिस तरीके का काम ये लोग देंगे, जिस तरीके का फैसिलिटीज़, जिस तरीके का सर्विस ये लोग प्रोवाइड करेंगे, वो एआई डिपेंडेंट नहीं है। एंड इसलिए कुछ सालों तक ये बेनिफिट रहेगा। उसके बाद ऑफकोर्स आगे चल के क्या होगा वो बताना मुश्किल है। हम आपसे ही सुनेंगे कि एआई का किस तरह का सा, बिकॉज यू आर क्वाइट ए गुड फोरकास्टर ऑन दीस थिंग्स। मुझे तो लगता है कि एआई की वजह से फिनेंस और हेल्थ वाला सेक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित होने वाला है। बहुत सारे सेक्टर होंगे उसमें, वकीलों के काम
फिजिशियन डॉक्टर के काम, सीए के बेसिक काम, तगड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन खैर वो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा तो वो चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। तो ये आपने एक अच्छी खबर बताई कि स्किल्ड लोग अपने घर के आसपास ही अगर वो काम कर पाएँ, दूर भी थोड़ा दूर जाके क्योंकि तो काम वो बढ़िया हो लोग सकता और है। क्योंकि तभी जाके जिसे कहते हैं हम ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स जॉब्स, जैसे बाल काटने का सलून में हमें सस्ता रहता है पुरुषों का, महिलाओं की बात मैं तो नहीं कर पुरुषों का सस्ता रहता सर, 400 रुपये लेता बाल काटने का। लेकिन अभी भी आप बहुत सारे जगह पे आप जाएंगे आपको बाल काटने का कम ही होगा, लेकिन वो चीज़ किसी बड़े शहर में वो प्राइस हाई हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो बार्बर है वो ट्रैवल नहीं कर पाता है। अगर ट्रैवल कर पाता तो उसकी इनकम इक्वलाइज हो जाते हैं। ये हमारे देश में बहुत सारी जगह पर, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, ये वाली वीकनेसेस बहुत ज़्यादा है। केरला में आप जितने आसान से तरीके से एक प्रांत से दूसरे प्रांत जा सकते हैं, उसका सेम डिस्टेंस बंगाल में या बिहार में ट्रैवल करना एक बहुत बड़ा चुनौती है, और इसीलिए लोगों का इनकम में फ़र्क नहीं आता है। इसीलिए मुझे लगता है, मैं फिर से वही बात में आ रहा हूँ कि कनेक्टिविटी जैसे बढ़ रहा है और जिस तेज़ी से ये हो रहा है, मुझे लगता है दिस इज़ गोइंग टू गिव ए बहुत गुड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। सुमित, आपकी बात का जिस्ट ये निकल के आ रहा है कि डिसेंट्रलाइज हो चीज़ें, और जो एक ही जगह कंसंट्रेट हो गई हैं उसको डीक्लटर करें, तो इनकम भी इक्वलाइज होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी, और सब कुछ एक ही जगह नहीं होगा कि सारी फैक्ट्रियाँ पुणे के आसपास ही क्यों लगनी चाहिए, बाकी जगहों पर भी लगे। ये तब होगा जब चीज़ें धीरे धीरे होंगी। तो ये हुआ। लेकिन एक समस्या और है जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। एक जो इस समय चल रहा है, टैरिफ का बहुत भयंकर प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को बहुत असर पड़ेगा? यूएस जो ट्रम्प साहब रोज़ करते रहते हैं, या हम इससे किसी तरीके से बच जाएंगे? वो 1947 में एक आया था ना, फ्रीडम एट मिडनाइट का स्पीच। तो आज तो ये जैसे 2 तारीख से के बाद से 3 तारीख में ट्रम्प का ये जो घोषणा इज ऑल्सो लाइक, जिसे कहते हैं बॉन्डेज एट मिडनाइट टाइप का चीज़ का अक्सर है। बट टैरिफ एक तरफ से तो मतलब खैर ट्रम्प क्या कर रहे हैं वो बात सही है, क्योंकि वो कई मतलब सही, मतलब पता है कि वो कई सालों से क्या कर रहे हैं, सही नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में टैरिफ आयात के ऊपर इसलिए लगाया गया था, इसलिए नहीं कि हमें ज़रूरत है, वजह ये कि प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा चाहिए था। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर हमारे जो टैरिफ्स हैं वो हाई रेट्स इसीलिए हैं कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट करने के लिए नहीं, इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए है। इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल। और ये इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स ही टैरिफ्स के सबसे बड़े वॉल्यूबल समर्थक थे हैं। अगर इनका रवैया कम हो जाए, टैरिफ्स अगर हम अफोर्ड ना कर सके, हमको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड करना पड़े, तो मुझे लगता है उल्टा भारत में एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स जो अपने कैपिटल को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन लाइंस को सही रखते हैं, शायद उनका तादाद बढ़ेगा। एंड आई वुड थिंक कि दिस एक्चुअली, कुछ जगह पे लूजर्स कुछ जगह पे विनर्स होंगे, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर्स में मुझे नहीं लगता है कि हमें ये सताएगा। लोअर टैरिफ्स हमारे देश में, हम इसमें, क्योंकि हमारी जो अगर टैरिफ लाइंस अगर आप देखें तो सारे टैरिफ लाइंस में ज़्यादातर जगह पे टैरिफ लाइंस हाई वहाँ पे हैं जहाँ पे इनएफिशिएंसी को सपोर्ट देने की ज़रूरत थी। मैसिव लॉबिंग की वजह से, बहुत सारे एफर्ट्स की वजह से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के पास वो टैरिफ लाइंस लगाया गया था। हाँ, मैं मानता हूँ चाइना से बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे रबर की प्राइस, रबर टायर्स की प्राइस हमारे देश में बढ़ा नहीं है, क्योंकि रबर, सिंथेटिक रबर, वो थाईलैंड रबर के स्टैम्प होके आता है, एक्चुअली वो चाइना से आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट अगर उन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है तो उसकी अलग प्रक्रिया है। टैरिफ लगाकर हमने जो प्रोटेक्शन दिए थे बहुत सारे कंपनीज़ को, वो कतई ज़रूरत नहीं था, चल भी नहीं पाएगा। चल भी नहीं पाएगा।
और इसलिए आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उनको वो प्रोडक्शन मिला, इसलिए उनका कैश प्रॉफिट हुआ, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन एक्सपेंड नहीं किया। हमारे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14% पे हैं जीडीपी के। तो ये नहीं कि वो कंपनीज़ वो इन्फेंट इंडस्ट्री का आर्ग्यूमेंट लेकर अपना रवैया बहुत अपना तादाद बहुत बढ़ाए, अपने को बहुत मैसिवली वो फ़ायदे का कोशिश किए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा बहुत बड़ा एग्जांपल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा उस वक्त से शुरू हुआ जब जापान का शुरू हुआ था 1894 वगैरह से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज तक दुनिया के हमारे छोटे से नेबर्स बांग्लादेश वगैरह रेडीमेड गारमेंट्स वैल्यू एड में कहाँ पे पहुँच गए हैं, जहाँ तक कि हम वही कॉटन यार्न और लॉन्ग प्रोसेस में प्रोडक्ट्स में ही रहें। टेक्निकल टेक्सटाइल्स जिसकी हम बात करते हैं और जिसकी बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, उसमें हम कहाँ हैं। सो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 1999 से ही TUFS टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड मिला और वो चलता ही गया है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है टेक्सटाइल्स में, या प्रोडक्शन बढ़ा है टेक्सटाइल्स में, या हमारे इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन ज़्यादातर हुआ है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही हमें साफ बताता है कि हमारा वो प्रोडक्शन, हमारा ये जो पूरा हमारा जो पॉलिसी था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने का, वो सक्सेसफुल टैरिफ का प्रोटेक्शन देकर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प आके हमारा कुछ दुख और बढ़ाएंगे। हम दुखी थे, वो दुख को हो सकता है हटा के रियलाइज़ कराएंगे, वो दुख का भला हटा के मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स को कहीं बेहतर चीज़ मिलेगा। एंड अगर बेहतर चीज़ मिलेगा, सस्ते दामों पे मिलेगा, तो इन्फ्लेशन कम रहेगा। हम एक्चुअली इम्पोर्टेड, हमारे एक बहुत बड़ा रिस्क हमारा रहता था कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आएगा। अभी इम्पोर्टेड डिफ्लेशन का फ़ायदा रहेगा, तो उससे इकोनॉमी को बेहतर चीज़ होगा। तो लोगों को, ये कॉमन मैन को अगर सस्ते में अगर चीज़ मिलेगा तो मुझे तो लगता है सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैसाखी के सहारे कोई इंडस्ट्री बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकती। आपने ऑटो की जिक्र किया तो मुझे एक बात याद आ रही, मैं बता दूं। आई गेस मोदी गवर्नमेंट का शायद फर्स्ट टर्म की लास्ट ईयर्स की बात होगी। नीति आयोग ने सभी ऑटो कंपनी से कहा था कि आप अपने ईवी प्लान्स हमें बताइए कि कैसे आप लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, क्या प्लान्स हैं आपके। महीनों गुजर गए थे, सालों गुजर गए थे, किसी ने अपना प्लान दिया ही नहीं। कई रिमाइंडर और वार्निंग के बावजूद नहीं दिया था। इवन मारुति ने तो मेरे इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड, भार्गव जी ने ही बोला कई बार कि मुझे नहीं लगता कि अभी ईवी का कोई ज़रूरत है भारत को। ये मैं ऑन रिकॉर्ड दूँ मेरे साथ इंटरव्यू में। तो अगर इतना इग्नोरेंट हैं आप, या इतना ज़्यादा डिनाइल मोड में हैं आप, और आपको ये लगता है केवल प्रोटेक्शन की वजह से हमारी इंडस्ट्री चलेगी, तो फिर तो एक न एक दिन, देखिए, यू कैन नॉट बीट इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स को हरा नहीं सकते हैं। आपको रियलाइजेशन एक दिन होगा। और इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की कंपनियों का मोड क्या है। बैलेंस शीट मोड है, टैरिफ मोड है, ग्रोथ मोड नहीं है आपका। क्या R&D करके आप बनाते हैं। तो अगर वो आज आपको ये सामना करना पड़ रहा है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। 2.5% हमारा टैरिफ है और 10-10.5% हमारा US का 2.5-3% है। तो इतना गैप होगा तो वो एक न दिन सवाल खड़ा ही होगा। अब उसमें आप तरह तरह की बातें निकाल सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच से ग्रो नहीं हो सकता। और देश में R&D तो होता ही नहीं है। कोई गाड़ी अपनी ओरिजिनल मुझे नहीं लगता कोई बना भी सकता है। बना सकते होंगे, बनाते नहीं हैं। खैर एनीवे, तो सुंबा सर, बहुत मज़ेदार बातचीत रही, बहुत इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेंगी, या जो बहुत 4 लोग बैठ के हम लोग डिबेट करते हैं उसमें नहीं चलती। कि डीप में जब आप जाएंगे तो आपको रियल प्रॉब्लम समझ में आए कि आने वाले समय बाद क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो किस तरीके से रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, जॉब सिनेरियो क्या होगा, ये इतनी जो उड़ान स्कीम चल रही है हवाई जहाज़ वाली, इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये सब हम लोगों ने डीप में समझा। उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्केट के इन्वेस्टर्स भी और जो लोग इस तरह की चर्चाओं को सुनते हैं, उनको एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर सोचने के लिए और समझने के लिए मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये बातचीत करने के लिए। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपको अगर ये शो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।